पिछले कुछ सालों में देश के अंदर अगर कोई सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर देश में सबसे ज्यादा डिबेट होती है तो वो है रिजर्वेशन का मुद्दा। क्योंकि रिजर्वेशन जिसको मिलता है वो इसके पक्ष में बात करता है और जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो इसके अगेंस्ट में बात करते हैं। और जो लोग इसके अगेंस्ट में होते हैं वो बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे पूर्वजों ने किया है तो उसकी सजा हमें क्यों मिले। पर यही लोग जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को लेना होता है तो उसको ले लेते हैं। यानी लोग अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर डिबेट करते हैं। पर सभी को रिजर्वेशन की सही जानकारी होनी चाहिए और जब आप रिजर्वेशन के टॉपिक पर डिबेट करें तो आपको प्रॉपर डिटेल्स मालूम हो और आप जो बात रखो सामने उसमें एक वजन हो और आपकी बात हल्की ना लगे। और किसी भी टॉपिक पर इतना बाइस्ड नहीं होना है कि इसको मानने को ही तैयार ना हो। और अगर रिजर्वेशन के टॉपिक पर भी बात करो तो बाइस्ड होकर ना करे बल्कि जो फैक्ट्स है उनको समझकर न्यूट्रल होकर डिस्कस करे। इसलिए रिजर्वेशन के टॉपिक को डिटेल्स में एग्जामिन करते हैं आज के इस वीडियो में। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर रिजर्वेशन पर इतना ज्यादा डिस्कशन क्यों होता है। तो पहला रीजन तो है रिसोर्सेज का। क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन मिलता है किसी वर्ग को वैसे ही एजुकेशन में, जॉब्स में और पॉलिटिक्स में जो सीट्स होती है वो रिजर्व हो जाती है। तो जिनको ये कोटा नहीं मिलता है उनको लगने लगता है कि उनके संसाधन छिन रहे हैं तो उनका नाराज होना स्वाभाविक है। और दूसरा रीजन है रेडिकल व्यू का। क्योंकि सोसाइटी में लोग या तो इसके पक्ष में बात करते हैं या इसके अगेंस्ट में और वो इतने बाइस्ड हो जाते हैं कि वो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और इसकी वजह से वो एक्चुअल फैक्ट्स से दूर हो जाते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में या फिर उनकी कम्युनिटी में भी ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से वो इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो मानने को ही तैयार नहीं होते हैं और फिर वो इसी आइडियोलॉजी से डिबेट करते हैं। पर अगर न्यूट्रल होकर टॉपिक्स को समझेंगे तो एक सही क्लेरिफिकेशन मिल पाएगी रिजर्वेशन की। इसको समझने से पहले हमें भारत के डेमोग्राफिक्स को समझना होगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है जो कि मैंने 2011 के सेंसस से ली है, जिसमें से 20 करोड़ एससी है और 10 करोड़ एसटी है। यानी एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज 16.63% है तो वहीं एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज 8.61% है। पर ओबीसी की पॉपुलेशन पर डिबेट है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने ओबीसी के फिगर को पब्लिश ही नहीं किया है। पर एससी एसटी के फिगर्स को पब्लिश करना पड़ा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके प्रोविजन से, इसलिए गवर्नमेंट को एससी एसटी के आंकड़े पब्लिश करने पड़े थे। पर अगर मंडल कमीशन और एनओसी के सर्वे को बेस मानकर चले तो मंडल कमीशन के हिसाब से ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन 52% है और एनओसी के सर्वे के हिसाब से ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन 41% है। यानी अप्रोक्स 75% लोग बैकवर्ड क्लास से हैं और बाकी के बचे वो जनरल कास्ट से हैं। और अगर रिजर्वेशन को देखें तो एससी की पॉपुलेशन 16.63% है और उनको 15% का रिजर्वेशन और एसटी की पॉपुलेशन जो कि 8.61% है उनको 7.5% का रिजर्वेशन और ओबीसी जिनकी पॉपुलेशन मंडल कमीशन के हिसाब से 52% है उनको 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। यानी कि जो 75% बैकवर्ड क्लास से हैं उनको 50% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का भी कोटा होता है जो कि जनरल कैटेगरी को मिलता है जिसको हम आगे समझेंगे। पर जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि रिजर्वेशन तो खुद डिस्क्रिमिनेशन करती है क्योंकि किसी वर्ग के लिए कोटा के जरिए सीट फिक्स कर देती है। और लो भी कहता है कि सभी को इक्वली राइट्स मिले और हमारे फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से भी रिजर्वेशन इलीगल है। तो फिर एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो हमें डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचाएगा। तो क्या रिजर्वेशन इक्वलिटी के विरुद्ध है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स उनको एक एक गिलास मिल्क ही पिला सकते हैं और इससे ज्यादा उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अगर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर एक्स्ट्रा मिल्क की खुराक की बोले और उनके पेरेंट्स एक एक गिलास मिल्क से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या उनके पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं हम तो इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, यहाँ भी इक्वलिटी फॉलो होगी और बराबर मिल्क मिलेगा। या फिर जिसको डाइट की जरूरत है उसको कुछ दिनों तक जब तक उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाती है तब तक एक्स्ट्रा डाइट देते हैं और दूसरे बच्चे को जिसकी डाइट से कुछ कम करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर जब सब नॉर्मल हो जाता है तब दोनों की डाइट सेम कर देते हैं। फैमिलीज में ऐसा सब नॉर्मल है और इससे कोई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि फैमिली में सब अपनेपन से देखते हैं। पर यही बात जब देश में होने लगती है तो हम गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें बाहरी समझने लगते हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा भारत एक परिवार है और इसे वैसे ही एक्ट करना
करना होता है जैसे कि परिवार में एक्ट होता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कुश्ती में भी अलग अलग वेट के मैच रहते हैं और क्रिकेट में भी अलग अलग कैटेगरी के मैचेस होते हैं, जैसे अंडर 15, अंडर 16 और अंडर 18 की टीमें होती है। पर अगर इक्वलिटी के हिसाब से हो तो ऐसा नहीं होना था और सभी के एक साथ मैचेस होने चाहिए थे। पर इक्वलिटी का सही मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए बस एक जैसे प्रोविजंस रख दें। और इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो बच्चे हैं जिनमें से एक की क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है और उसके पेरेंट्स भी वेल एजुकेटेड हैं और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बेस्ट है और इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ट्यूशंस भी लगा दिए और भी मेंटरशिप प्रोग्राम में उसे ज्वाइन करा दिया है। पर दूसरा बच्चा जो गाँव से है और उसके पेरेंट्स लिटरेट भी नहीं है और उनको जो एजुकेशन मिली है वो भी गवर्नमेंट स्कूल से मिली है और उसके अलावा उसको कोई सपोर्ट नहीं है और कोई समझाने वाला भी नहीं है और कोई ट्यूशन भी नहीं मिली हुई है उसे। और अगर ये लड़की हुई तो इसके पास और भी कम अवसर होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां कैपेबल नहीं होती है, बल्कि उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं उतने, और ये फैक्ट्स हैं। और यहाँ तक कि रूरल एरिया में एजुकेशन नहीं करवाते हैं। अब इन दोनों को आईएएस का एग्जाम देना है और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। पर आप ही सोचो कि क्या ये दोनों रियली में इक्वल है? क्योंकि बराबर रूल्स के रिजल्ट कभी भी बराबर नहीं आते हैं, क्योंकि जो लोग फायदे में होते हैं उनके लिए तो ये रूल्स फायदे कर देते हैं, पर जो लोग नुकसान में होते हैं तो ये रूल्स उनको और भी नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ तक कि कई सारे थिंकर्स ने भी बोला है कि इक्वलिटी का सही मतलब एक जैसे रूल्स नहीं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम उतने अवसर तो मिले कि जिससे वो आगे तो बढ़ सके। हीगल ने भी कहा था कि जो हम अपने परिवार को लेकर सोचते हैं और अगर वही सोच हम समाज के लिए भी लाएं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। पर आप ये भी सोचोगे कि बैकवर्ड क्लास को उतने अवसर क्यों नहीं मिले हैं? तो पहले के टाइम में कास्ट की जगह वर्ण का सिस्टम था, जिसमें पढ़ाई या एजुकेशन ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट का काम क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य लोग व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। तो जो शूद्र थे वो बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये बाकी के वर्णों के लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि सभी रिसोर्सेस पर उनका कंट्रोल हो जाता है और बैकवर्ड क्लास के लोग काफी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आप ही सोचकर देखो कि जिन्हें छूने तक को अलाउ नहीं था वो क्या ही कर सकते थे। और छुआछूत इंडिया में होती थी, ये एक हार्श रियलिटी है। और यहाँ तक कि दलित लोग सड़क पर चप्पल पहनकर भी नहीं जा सकते थे और अपने चप्पलों को सिर पर रखकर निकलना होता था। और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। और जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें बैठने के लिए खुद की बोरी या कुछ ले जाना पड़ता था और उन्हें अलग बैठना पड़ता था। अब आप ही सोचो कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। और बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो इनकम बेस होना चाहिए, पर रिजर्वेशन को इसलिए नहीं लाया गया कि पूरे भारत में लोग फाइनेंशियली इक्वल हो जाए। और यहाँ तक के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 को पढ़ोगे, उसमें कहीं भी इकोनॉमिक इक्वलिटी जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज किए हैं। क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो कोई पॉवर्टी एलिमिनेट स्कीम नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो कई सारी स्कीम है जो ऑलरेडी वर्क कर रही है। बल्कि ये जो बैकवर्ड क्लास के लोग पीछे रह गए हैं उनको कम से कम ऐसे अवसर तो मिले जिससे वो भी इक्वली आ पाए। अब कई लोग ईडब्ल्यूएस का भी बोलते हैं तो उसको समझते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का कोटा है, जो कि इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है, जो कि जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। पर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसका ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी हाल ही में जो ईडब्ल्यूएस आया है उसमें 8 लाख रुपए एनुअल इनकम की लिमिट लगी है, यानी 8 लाख रुपए से कम इनकम वाले ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे। पर इसमें कई सारे चैलेंजेस है, क्योंकि कई बार ईडब्ल्यूएस लेने के लिए जो पेरेंट्स रहते हैं वो एग्जाम के 1 साल पहले अपनी जॉब छोड़ देते हैं ताकि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में उनका बच्चा आ सके। और इसके अलावा कई इन्फ्लुएंसर लोगों के लिए फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना काफी इजी है, इसलिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस के जरिए ही इक्वलिटी ला पाना काफी मुश्किल टास्क है। और आप ये भी मानोगे कि बस में या ट्रेन में कुछ सीटें रिजर्व रहती है महिलाओं और विकलांग लोगों के लिए, और डिस्क्रिमिनेशन तो ये भी है, पर एथिकली देखे तो ये सही है और आप भी मानोगे कि जस्टिफाई होगा। सेम अगर आप अपनी फैमिली को मानकर भी चले तो आप अपने फैमिली में जो बुजुर्ग है या बच्चे हैं उन्हें सीट्स के लिए प्रेफरेंस देते हैं। और ठीक इसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिएक्ट करता है। और जो कमजोर वर्ग से हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर जो पहले से बहुत आगे हैं उनके इक्वल लाने के लिए एटलीस्ट कुछ अवसर तो प्रदान करें। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को भी ये इंश्योर करना होता है कि जो दलित परिवार से आते हैं, गाँव से आते हैं, उनको कुछ अवसर तो मिले जिससे वो कुछ हद तक इक्वल लेवल पर आ सकें। और सिर्फ
ये डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल ही नहीं होते हैं बल्कि सोशल लेवल पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। कई बार कास्ट वाइज, ब्लैक व्हाइट रेस में और कई बार रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन होता है। और यही नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी उतनी नहीं मिलती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाएं कैपेबल नहीं है, बल्कि उनको अवसर नहीं मिले जितने अवसर पुरुषों को मिले हैं। और हमारे यहाँ अगर एक दलित परिवार से कोई आगे निकल जाता है तो बाकी के लोग सिर्फ उस एक व्यक्ति को ही हाईलाइट करते हैं। और हमारे यहाँ बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है कि रिजर्वेशन के बाद भी जो हाई लेवल की सीट है उन पर जनरल कैटेगरी के लोग ही मिलेंगे। और उस लिस्ट में अगर एक बैकवर्ड क्लास से आ जाए तो बाकी के लोग उसका ही उदाहरण देते फिरते हैं। पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। और जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं वो एक आर्ग्यू ये भी करते हैं कि SC ST में भी कई अमीर मिल जाएंगे जो कैपेबल है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये लोग ही फायदा उठाने लगते हैं, जिससे SC ST में भी जिनको एक्चुअल में नीड होती है वो इससे दूर हो जाते हैं। और ये सही भी है क्योंकि जिसको जरूरत है उनको ही अगर रिजर्वेशन मिले तो इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो दलित लोगों को या महिला वर्ग को या फिर जो पिछड़े हैं उनको आगे कैसे लाएंगे। और समाज के सभी लोगों का साथ होना जरूरी है और सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा और सबका कंट्रीब्यूशन भी होगा। क्योंकि जिनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला हो तो उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ लोग इतने आगे बढ़ जाएंगे कि देश ही पीछे छूट जाएगा और ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और रिजर्वेशन ही एकमात्र ऐसा टूल है जो इसको सोल्व कर सकता है। और ये धीरे ही सही पर काम कर रहा है, पर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, जिससे जिसको एक्चुअल में जरूरत हो वो रिजर्वेशन से मुख्य धारा में आ पाए। इसके लिए रिजर्वेशन में सिस्टमिक रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे जिनको जरूरत होगी उनको ही रिजर्वेशन मिले और जो योग्य है उनको ही आरक्षण मिले। क्योंकि देश सबके साथ और सबके विकास से ही आगे बढ़ता है। जय हिंद।